विंध्यापुर नामक एक सुंदर गांव था। उस गांव में तापमान हमेशा ज्यादा होता था, इसीलिए उस गांव में किसान सारे खेतों में मिर्ची उगाते थे। उसी गांव में सुरेश और राधिका नामक पति पत्नी रहते थे। सुरेश उस गांव में कपास और मिर्ची के ही नहीं बल्कि खजूर भी खेतों में उगाता था, और ये वो उसके पिता से सीखा था। वो बहुत लालची था, हमेशा ज्यादा पैसा कमाने की लालच में रहता था, लेकिन उसकी बीवी हमेशा दूसरों की मदद करने में लगी पड़ी थी। जैसे उसके पिता ने सिखाया था, सुरेश खजूर के पेड़ों में हर 6 महीने में एक बार कीटनाशकों का इस्तेमाल करता था। उनकी अच्छा देखभाल करते हुए आए हुए खजूरों को बेचकर उन पैसों से वो खुश रहता था। ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं। ऐसे ही एक साल उसे हमेशा से ज्यादा खजूर उसके खेत से मिलते हैं। वो देख वो बहुत खुश होता है और कुछ दिन बाद वो उन खजूर को उसके गांव में बेचने लगता है। खजूर खजूर, मीठे और ताजे खजूर, आइए बाबू आइए, 1 किलो सिर्फ 200 रुपयों में, आइए बाबू आइए। उसके ऐसे जोर जोर से चिल्लाने के बावजूद और कम दाम में खजूर बेचने के बावजूद कोई भी उसके पास नहीं आता है। ये देख वो बहुत निराश होता है और अपने आप में सोचता है, बहुत मेहनत करके मैं इन खजूरों को बेच रहा हूँ। इस साल तो पिछले साल से भी ज्यादा आया है, फिर भी कोई भी मुझसे नहीं खरीद रहा है। मैंने तो दाम भी कम कर दिया है, फिर भी कोई नहीं आ रहा है। न जाने क्यों इस सोच में पड़ जाता है। अरे हाँ, मैं अपने खजूर को सिर्फ गांव में बेच रहा हूँ, इसीलिए मुझे बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। पर अगर मैं इन खजूरों को निर्यात करूंगा तो मुझे और पैसे मिलेंगे। और इतना ही नहीं, इस साल तो खजूर मुझे बहुत मिले हैं, तो मेरा और भी लाभ हो पाएगा। निर्यात करने पर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर मैं एक ही बार में सारे खजूरों को निर्यात कर दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा और पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं इनमें से आधे अभी निर्यात करूंगा और बाकी बाद में करूंगा। तब तक मुझे आधे के पैसों को संभाल के रखना होगा। ये फैसला करके वो वही करता है, आधे को निर्यात करके बाकी को उसके पास रख लेता है। ऐसे ही वो उस साल उन आधे खजूर को बेचकर आए हुए पैसों से बहुत खुश रहता है। इतने में अचानक कोरोना वायरस नामक एक भयानक व्याधि का फैलना शुरू हो जाता है। इसी कारण डॉक्टर सभी ये कह रहे थे कि सभी को बादाम, पिस्ता और खजूर खाने की बहुत जरूरत है। ये सुनने के बाद सुरेश भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने उसके बाकी खजूर को बचा के रखे हैं। अरे यार, अगर मुझे पहले ही पता होता कि अचानक इस साल खजूर के दाम बढ़ जाएंगे तो मैं उस आधे खजूर को भी निर्यात ही नहीं करता था, उनको भी यही रख के उन्हें बहुत ज्यादा दाम में बेचता था। चलो, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में दुख होकर कोई फायदा नहीं है। अब मेरे पास जो खजूर बचे हैं उन्हें मैं बहुत अच्छे दाम में बेचूंगा। हाँ, ये फैसला करके उसकी सोच के मुताबिक ही बाकी खजूर को वो गांव में ले जाकर बेचने लगता है। खजूर खजूर, ताजे खजूर, मीठे खजूर, आइए बाबू आइए, 1 किलो का सिर्फ 500 रुपए, आइए बाबू आइए, जल्दी आइए। उसके ऐसे चिल्लाने पर 1 केजी का 500 रुपए होने के बावजूद सारे उसके पास आकर खजूर खरीदने लगते हैं। जब सुरेश की बीवी राधिका को पता चलता है कि सुरेश इतने दाम में खजूर को बेच रहा है, तो वो उसके पास जाती है और ये कहती है, अरे ये क्या जी, आप हमारे गांव वालों को भी दाम इतना बढ़ाकर बेच रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है। ऐसे ही चलता रहा तो कोई आपके पास खजूर खरीद नहीं पाएगा। आप ही को सोचकर इसका दाम कम करना होगा ना। राधिका, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, पैसे, इसीलिए मैं इसे ज्यादा दाम पे बेच रहा हूँ। ये कह के सुरेश वहाँ से चले जाता है और फिर ऐसे सोचने लगता है, वैसे भी सभी मेरे पास 500 के किलो खरीद रहे हैं, तो क्यों ना मैं दाम बढ़ा दूं, सभी तो आके खरीदेंगे ही ना। ये फैसला करके वो अगले दिन से खजूर को 1 किलो 1000 रुपए में बेचने लगता है।
गांव वाले फिर भी उसके पास खजूर खरीदते हैं। ऐसे कुछ ही दिनों में उसके पास मौजूद सारे खजूर वो बेच देता है। आए हुए पैसों से वो बहुत खुश होता है और अगले साल के खेती करने के लिए भी उसके पेड़ों का बहुत अच्छा देखभाल करता है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन अगले साल उसके खेत में खजूर को ना उगते देख वो चौंक जाता है। अरे ये क्या, इस साल तो खजूर आए ही नहीं। क्या मैंने कुछ गलती किया है? शायद मैंने ही अपने पेड़ों का ठीक देखभाल नहीं किया होगा। इस बार मैं ठीक से कीटनाशकों का इस्तेमाल करूंगा और अगले साल मुझे खजूर मिलेंगे। ये फैसला करके वो उसकी सोच के मुताबिक ही उसके पेड़ों का बहुत अच्छा ख्याल रखता है। लेकिन अगले साल भी उसके खेत में खजूर नहीं उगते हैं और ये देख वो बहुत निराश होता है। हाय भगवान, इस साल भी खजूर नहीं आए। मेरे पास तो खजूर के पेड़ खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। मेरे सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा? उस दिन से वो इतना निराश हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि वो क्या करे। इसी दुख में वो उसके घर पे ही रहता है और इसी बात के बारे में सोच सोच कर वो बीमार हो जाता है। उसके पति को अस्पताल में जांच करवाने के लिए भी पैसे ना होने के कारण उसकी बीवी राधिका बहुत दुखी होती है। कुछ भी करके मुझे अपने पति का इलाज करवाना होगा और उनका जांच करवाना होगा, मगर मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। मुझे कुछ भी करके पैसे कमाना होगा, लेकिन मैं कौन सा काम करूंगी? मुझे तो सिर्फ मेरे पति के खजूर के पेड़ के बारे में पता है, लेकिन वो पेड़ भी अभी खजूर नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही वो सोचते सोचते उसके खेत में खजूर के पेड़ों के बीच चलती रहती है। कुछ देर बाद पैर दुखने के कारण वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मुझे याद है कि ससुर जी ने किसी से कहा है कि खजूर के पेड़ सिर्फ 50 या 60 साल के लिए खजूर देते हैं। शायद इन पेड़ों के उन साल हो गए होंगे, इसीलिए कुछ भी करने के कारण वो खजूर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब नए पेड़ खरीदने के पैसे भी मेरे पास नहीं हैं और दूसरी तरफ मेरे पति का बीमारी बढ़ रही है। मैं क्या करूं? हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा दो। जिस पेड़ के नीचे वो बैठी थी, उसी पेड़ के ऊपर मधुमक्खियों का एक झुंड था। उसमें से एक मधुमक्खी जादुई थी। वो राधिका की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और वो अपने आप में सोचती है, मैं और मेरा झुंड कई सालों से इन्हीं के खेत के खजूर के पेड़ पे खाते हुए बहुत खुश थे और वो सब इसके पति के कारण ही था। अब जब इसका पति बीमार हो गया है, हमें उसकी मदद करनी होगी। ये फैसला करके वो मधुमक्खी राधिका के पास जाकर उसे पुकारती है, राधिका, राधिका। हाँ, कौन बुला रहा है मुझे? राधिका, मैंने तुम्हें बुलाया। राधिका को फिर भी वो मधुमक्खी ना दिखने के कारण वो जादुई मधुमक्खी एक औरत के रूप में बदलकर उसके सामने प्रकट होती है। कौन हो तुम? मेरे सामने ऐसे अचानक कैसे प्रकट हुई? मैं एक जादुई मधुमक्खी हूँ। तुम्हारे पति के कारण मैं और मेरा झुंड कई सालों से तुम्हारे इन मीठे खजूर के पेड़ों पे जी रहे हैं और वो भी आराम से, और इसीलिए हमने फैसला किया कि आज हम आपकी मदद करेंगे। ये कहकर वो मधुमक्खी राधिका को एक पेड़ देती है, खजूर का पेड़। मुझे पता है कि तुम्हारे पति बीमार पड़े हैं और तुम्हारे पास खजूर के पेड़ खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। ये कहके वो औरत राधिका की आंखों के सामने एक जादुई मधुमक्खी का रूप लेकर वहां से गायब हो जाती है। उस मधुमक्खी के गायब हो जाने के तुरंत बाद राधिका उसके दिए हुए पेड़ को उनके खेत में लगाती है और उस पेड़ को पानी देकर वहां से खुशी खुशी चले जाती है। अगले दिन जब वो उस पेड़ को पानी देने के लिए खेत जाती है तो वहां एक बड़े पेड़ को देख वो चौंक जाती है, और इतना ही नहीं, उस पेड़ के सोने के खजूर भी उगते हैं। ये देख वो आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये क्या, इस पेड़ को लगाने के एक ही दिन में
ये इतना बड़ा हो गया और इसके खजूर भी आ गए और ये लग रहे हैं कि सोने के खजूर है। मैं इन्हें एक सोने के दुकान को लेकर एक बार दिखाऊंगी, तब मुझे पता चलेगा कि ये असली सोना है कि नहीं। उसके फैसले के मुताबिक जब वो एक सोने के दुकान जाती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि वो सचमुच सोने के खजूर हैं। अरे ये तो सच में सोने के खजूर है माता। ये कहकर वो उन सोने के खजूर के बदले में राधिका को पैसे देता है। राधिका उन पैसों को लेकर खुशी खुशी वहां से उसके घर चली जाती है। घर पहुंचते ही वो उन पैसों को अपने पति को दिखाते हुए जो कुछ भी हुआ उन्हें समझाती है। उन पैसों को देख सुरेश बहुत जल्दी वापस पहले की तरह बन जाता है। उसकी बीमारी चली जाती है। राधिका को बेहद खुशी होती है कि उसके पति को अस्पताल में जांच करवाए बिना ही ठीक हो गए हैं। उसके बाद सुरेश को उसकी गलती का एहसास होता है और वो उसके लालच को छोड़ देता है। आए हुए पैसों से वो और भी खजूर के पेड़ खरीदकर उन्हें उसके खेत में हमेशा की तरह उगाता है। इस बार उसके खेत में आए हुए खजूर को वो अपने गांव वालों को कम दाम में देने लगता है, जैसे उसकी बीवी कहती है, और बाकी के खजूर को वो विदेश को निर्यात भी करता है। और उस सोने के खजूर के पेड़ से आए हुए सोने के खजूर को वो सोने की दुकान में बेचकर उन पैसों को भी अच्छा इस्तेमाल करता था, दूसरों की सहायता करते हुए, और एक बड़े घर खरीदकर सुरेश और राधिका खुशी से जीते हैं।